बात करेंगे इंसुलिन। हम सब इंसुलिन के बारे में जानते हैं, पर ये बताइए हम में से कितने लोग हैं ऐसे हैं जो जानते हैं कि इंसुलिन कैसे बनती है, इंसुलिन कहां से आती है? पेड़ से निकलती है, पौधे से निकलती है, गाय से निकलती है, भैंस से निकलती है, सुअर से निकलती है, बैक्टीरिया से निकलती है, कहां से निकलती है? जितने लोग इसके बारे में जानते हैं कमेंट में मुझे बताएं कि ये इंसुलिन कहां से आती है। जो इंसुलिन का वाइल बिकता है, हम लोग दिन भर मरीजों को लिखते हैं, मरीज लगाते हैं, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंसुलिन? आज हम लोग इंटरेस्टिंग बात करेंगे, इंसुलिन के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा काफी पीछे, 1921, सन 1921, अभी 2025 चल रहा है, 104 साल पहले की यह बात है। एक 14 वर्षीय बालक था जिसका नाम था लियोनार्ड थॉमसन। ये भर्ती था जापान के टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में और लंबा इलाज चल रहा था। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, इसका वजन कम होता जा रहा था, ये सूखता जा रहा था, हर छोटा बड़ा इन्फेक्शन इसका ठीक नहीं हो रहा था। ये एक प्रभावशाली परिवार का बच्चा था, सब लोग बड़े परेशान थे कि क्या ऐसा कर दें कि इस बच्चे को बचाया जाए। पर उस समय 104 साल पहले की मेडिकल साइंस ने सारा जोर लगा दिया, जापान जैसा विकसित देश था, कुछ नहीं हो पाया। तब कनाडा में एक रिसर्च चल रही थी। क्या रिसर्च चल रही थी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट किया था, कैनेडियन रिसर्चर्स ने। उन्होंने एक दवा बनाई थी। दवा कहां से निकली थी? वो निकली थी पैंक्रियाटिक फ्लूइड फ्रॉम द काउज। गाय के पैंक्रियाटिक फ्लूइड को वो निकाल करके प्यूरिफाई करके एक औषधि बना रहे थे जिसका नाम तब तक इंसुलिन नहीं पड़ा था और तब तक डायबिटीज की भी सही खोज नहीं हुई थी। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि कुछ बहुत ही पुराने रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये कहा था, तब यूरिन को टेस्ट करके देखा था कि भाई ये मीठा है तो इसका मतलब इस यूरिन में शुगर है, ये मीठा नहीं है तो इस यूरिन में शुगर नहीं है। तब पैथोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो ये था कि भाई जिसमें चीनी आ रही है उसमें रोग हो रहा है, जिसमें चीनी नहीं आ रही है ये रोग नहीं। इतना डिफरेंशिएशन हमको पता था। तो इन्होंने क्या किया कि 1922 में जो एक्सपेरिमेंटल पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट कनाडा में रिसर्च हो रही थी उसको उस लड़के को देना शुरू किया। जब उस लड़के को वो इंजेक्शन लगना शुरू हुआ तो धीरे धीरे देखते देखते वो बच्चा इंप्रूव कर गया। क्यों इंप्रूव कर गया? क्योंकि जब उसको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन मिली तो इंसुलिन मिलने से उसकी डायबिटीज ठीक हुई। जब डायबिटीज ठीक हुई तो ग्लूकोज का स्तर ठीक हुआ, ग्लूकोज का स्तर ठीक हुआ तो बच्चा ठीक हो गया और उस बच्चे की लाइफ बच गई। तब से ये इंसुलिन की खोज हुई और इसके अंदर जो दवा है इसका नाम इंसुलिन पड़ा। फिर क्या हुआ कि 1922 में पूरे विश्व भर में तहलका मच गया कि भाई ये कैसी दवा आ गई। तब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां इसमें कूदी और विश्व की पहली ऐसी फार्मा कंपनी जिसने मास कमर्शियल लेवल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन किया। इस ट्यूब के बारे में जानेंगे कि ये ट्यूब क्या है। आप लोग बताएं कि ये ट्यूब क्या है, क्यों डाली गई है, इस ट्यूब का क्या नाम है, किस इंडिकेशन में डाली जाती है। ये ट्यूब्स तो हमको पता है कि क्या ट्यूब्स हैं, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। हम इस ट्यूब की बात करेंगे। इस ट्यूब का नाम है ICD। ICD का फुल फॉर्म होता है इंट्राकॉस्टल ड्रेनेज। इंट्राकॉस्टल ड्रेनेज का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? इसको चेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छाती के अंदर डाली जाती है और इसको ट्यूब थोरेकोटमी भी कहते हैं। तो ये कहाँ डाली जाती है? ये पसलियों के बीच से रास्ता बना के डाली जाती है। दो पसलियों के बीच में जो बोन्स होती हैं उनको इंटरकॉस्टल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो पसलियों के बीच में, दो कोस्टा रिब्स के बीच में जगह बना के जब हम अंदर जाते हैं तो उसको थोरेकोटमी, चेस्ट ट्यूब या ICD कहा जाता है। ICD डालने की जरूरत क्यों पड़ती है? इंट्राकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब की जरूरत इसलिए पड़ती है, जो लंग हमारा है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फैलता है, तो लंग जो है थोरेसिक कैविटी में जब फूलता है तो प्लूरा ऊपर नीचे जाती है। तो अगर मान लीजिए कि लंग और प्लूरा के बीच में, प्लूरा और कैविटी के बीच में अगर हवा आ जाए तो लंग कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि हवा भरी है, लंग फैलेगा ही नहीं। फैलने के लिए ओपन स्पेस चाहिए। तो हम ये ट्यूब डाल देंगे, तो ट्यूब जैसे ही डालेंगे तो पुर करके सारी हवा जो है नीचे आ जाएगी, है ना। जब नीचे आ जाएगी वाटर शील के नीचे तो लंग एक्सपैंड कर जाएगा, तो आदमी की सांस नहीं फूलेगी, आदमी ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या इंडिकेशन है कि लंग में पानी आ सकता है।
पानी अगर आएगा तो उसको प्लूरल एफ्यूजन कह देंगे। अगर प्लूरल एफ्यूजन आएगा लंग में तो इसका मतलब यह है कि फ्लूइड आने की वजह से लंग एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो आपने इंटरकॉस्टल ड्रेनेज डाला, जो भी पानी है वो निकल आया तो फिर लंग को फैलने की जगह मिल गई। तीसरी चीज होती है कि कई बार न्यूमोहाइड्रोथोरेक्स होता है कि हवा भी आ गई और पानी भी आ गया। तीसरी चीज कई बार पायोथोरेक्स होता है, पस जैसी चीज आ जाती है, कई बार हेमोथोरेक्स होता है, ब्लड जैसी चीज आ जाती है। तो कुछ भी ऐसा आएगा आर्टिकल तो आप इस तरीके से उसको ड्रेन कर सकते हैं। अब कोई कहे कि जब प्लूरल एफ्यूजन जब होता है तो उसको हम निडल से भी ड्रेन कर सकते हैं, उसमें इसमें क्या फर्क है? तो निडल से जो चीज हम ड्रेन करते हैं वो जनरली बहुत मोटी नहीं होती है, थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी की होती है, ऑलमोस्ट क्लियर फ्लूइड होता है। अगर मोटी चीज है, थिक चीज है, पस है, ब्लड है और कंटिन्यूअस अगर आना है, आपको लगता है कि हमको 2 4 5 6 दिन उसको आईसीडी ट्यूब डाल के रखनी है, तो उस स्थिति में ये ट्यूब पड़ जाती है और जब तक आपका लंग पूरा एक्सपैंड ना कर जाए, जब तक फर्दर नया सीक्रेशन आना बंद ना हो जाए, फ्लूइड आना बंद ना हो जाए, तब तक आप इस ट्यूब